देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत विचार विमर्श में। ब्रेक पे जाने से पहले आपने जाना सर्दियों में पशु पक्षियों की देखभाल की अगर बात की जाए किस तरीके से आप कर सकते हैं, और खासतौर से पशुपालन में हमने बात की गाय भैंस को लेकर, लेकिन बकरियों की अगर बात की जाए, जी हाँ, जिसे गरीब की गाय भी कहा जाता है, वहाँ पर किस तरह का प्रभाव रहता है सर्दियों का और किस तरह का प्रबंधन हमें अपनाना चाहिए, इस बारे में और ज़्यादा जानकारी के लिए आपको बता दें हमारे साथ डॉक्टर अशोक कुमार जुड़ चुके हैं। आप प्रधान वैज्ञानिक हैं केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम मथुरा उत्तर प्रदेश में। डॉक्टर अशोक, बहुत बहुत स्वागत आपका विचार विमर्श में। नमस्कार जी, सबसे पहले डॉक्टर अशोक जानना चाहेंगे आपसे, जब हम सर्दियों की बात करते हैं यानी कहीं ना कहीं तापमान में एक बड़ा बदलाव आता है, और जब बकरियों की सेहत की बात की जाए, स्वास्थ्य की बात की जाए, किस तरह का असर इस तापमान का रहता है बकरियों पर? देखिए, बकरियों के लिए सबसे बढ़िया जो मौसम होता है वो गर्मी का होता है। दो मौसम बरसात और सर्दी, ये बकरियों के लिए थोड़ा सा कष्टकारी होते हैं। विशेष रूप से सर्दी के मौसम में तापक्रम कम होने लग जाता है और बहुत लंबे समय तक बकरी को ये कम तापक्रम सहन करना होता है। तो इसमें जो शरीर का तापक्रम को पूरा बनाए रखने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ऐसे में इसका प्रबंधन बहुत आवश्यक हो जाता है। हम ये भी देखते हैं कि बहुत लंबे समय तक अगर छोटे बच्चे या बकरियां कम तापक्रम में रहती हैं तो उनकी प्रतिरोधक क्षमता भी कम होने लग जाती है, जिसकी वजह से वो बीमार होने का खतरा हो जाता है। और विशेष रूप से वो बीमारियां जो उनके लिए संक्रामक है और घातक हैं, उनके होने की भी संभावना बढ़ जाती है। अभी हम देखते हैं कि जो विशेष तौर से जो छोटे बच्चे हैं, जो 1 से 3 महीने के बच्चे होते हैं, उनके लिए सर्दी का मौसम कुछ ज्यादा ही परेशान करता है। और ऐसे समय में छोटे बच्चों में निमोनिया या दस्त का रोग बहुत ज्यादा हो जाता है। इसीलिए ऐसे मौसम में इन सब की देखभाल करना बहुत आवश्यक है। जी बिल्कुल, बेहद आवश्यक आपने जैसे कहा, और खासतौर से आपने यहाँ जिक्र किया, जो अगर हम बकरियों के बच्चों की बात करते हैं, मेमने की हम बात करते हैं, उनके लिहाज से कितना महत्वपूर्ण है सर्दियों का मौसम, और वहाँ पर किस तरीके के प्रबंधन की आवश्यकता रहती है डॉक्टर अशोक? देखिए, सर्दी के मौसम में सबसे ज्यादा जो दुष्प्रभाव है वो छोटे बच्चों पर ही होता है। इस वक्त हम देखेंगे कि बच्चे पैदा हो रहे हैं, कुछ 1 महीने के हैं, 3 महीने तक के बच्चे इस वक्त हमारे किसानों के पास हैं। तो इनका प्रबंधन आपको ढंग से करना होगा। इनको जब छोटे बच्चे हैं तो इनका जो दूध पिलाने का है, इनको दिन में कम से कम 2 बार दूध पिलाते हैं। तो ये सुनिश्चित करें कि आप 2 बार दूध पिलाएं, और जब भी दूध पिलाएं तो बच्चों को बकरी के थन धोकर ही दूध पिलाएं। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि सर्दी बढ़ती है तो अंदर कमरों में रख देते हैं, उसकी वजह से वहां पर गंदगी होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ऐसी स्थिति में अगर बच्चे वो अगर थन साफ नहीं है, अगर दूध पीते हैं, तो उनके लिए एक समस्या हो जाती है। तो जब भी छोटे बच्चों को दूध पिलाएं तो बकरी का थन धोकर पिलाएं, और ये और बेहतर होगा कि किसान उस पानी में एक एंटीसेप्टिक कोई भी, जैसे KMNO4 लाल दवा होती है, इसको डालकर के धो लें तो थन भी साफ हो जाएगा और उनको दूध साफ मिलेगा। जी बिल्कुल। जब सर्दी में ठंडी हवा आने को होती है तो किसान ये भी सुनिश्चित कराएं कि जहां पर उनका बाड़ा है उनको चारों तरफ से पर्दे हैं या तिरपाल लगा दें, या किसी टटिया छोटी सी लगा करके उनको थोड़ा सा गर्म ठंडी हवाओं से बचाएं। और हमारे किसान ये भी करते हैं कि उनको जगह को गर्म रखने के लिए वो कभी हैलोजन बल्ब का इस्तेमाल करते हैं, ये तो ठीक है, लेकिन हम गांव में अक्सर कर देखते हैं कि वो गर्म करने के लिए आग जलाते हैं। आग जलाने में क्या होता है कि उससे जो धुआं निकलता है वो और ज्यादा नुकसानदायक होता है, जिसको अगर बराबर ऐसी स्थिति रही तो धुआं उसको और निमोनिया का कारण बन जाता है। वैज्ञानिक रूप से क्या सही डॉक्टर साहब? देखिए, सही ये है कि आप जो हवा है उनको रोकें, जिससे कि ठंडी हवा नहीं आएंगी तो आपका जो बाड़ा है वो गर्म रहेगा। और अगर आप बल्ब लगा सकते हैं तो ठीक है, अगर आप बल्ब लगा दें तो थोड़ा सा गर्म रहेगा तो अच्छा रहता है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज है, जो फर्श होता है उसका भी मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि ठंड अक्सर कर नीचे से ही लगती है छोटे बच्चों को। तो छोटे बच्चों के लिए जो बिछावन है, जैसे पुआल है या और कोई सूखी सी सॉफ्ट घास आप बिछा सकते हैं, उसको आप बिछा के रखिए, और कोशिश करें कि आप उसे रोजाना बदलें, क्योंकि वो उसकी कंटामिनेशन उसमें बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से उसको जरूर बदलते रहें। और फर्श को कोशिश करें कि सूखा रखें, क्योंकि जब बंद कमरा कर देते हैं और जहां पर बकरी है और बच्चे भी हैं, तो वहां पर थोड़ा सा मैंगनी और मूत्र की मात्रा बढ़ जाने से क्या होगा कि अमोनिया का जो कंसंट्रेशन है उस बाड़े में बढ़ जाता है, और ये और नुकसान करता है। तो कोशिश करें आप सूखा रखें, और रोजाना जहाँ पर छोटे बच्चे या बकरी बनती है उसमें चूने का छिड़काव करते रहें।
जिससे कि वहां पर जो ऊपर होने वाला संक्रमण है वो थोड़ा कम हो जाता है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब। एक चीज और है मेरे को बताने को, कि जब छोटे बच्चे होते हैं 1 महीने के हो जाते हैं, तो आप जानते हैं कि 1 से 3 महीने तक उनको हम बकरी के बच्चों को दूध पिलाते हैं जी, और महीने के बड़े हो जाने के बाद उसको हम चारा, दाना या पत्तियां पेड़ों की देने लग जाते हैं। लेकिन हमारा ये देखने में है कि जो छोटे बच्चे हैं उनको अगर 1 महीने से ऊपर के जो बच्चे हो गए हैं, उनको आप पेड़ों की पत्तियां जैसे बबूल, नीम, पीपल, पाकड़, इनको अगर देना शुरू करते हैं तो एक तो उसका एनर्जी लेवल बढ़ता है और उनका जो आंतरिक विकास है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो थोड़े से रोग को झेलने की क्षमता बढ़ जाती है और दस्त जैसे रोग उसको बराबर नहीं हो पाते हैं। जी। सर्दियों में एक और जरूरी है कि हम बच्चों को अंदर रखते हैं और उनको जरूरी है कि जब धूप निकल जाती है तो उनको ला करके सुबह धूप में भी रखें। इससे 2 फायदे होंगे कि धूप में रहने से एक तो उनका बाहर आने पर जो विटामिन डी उनको मिल जाती है, जिससे उनका विकास अच्छा होता है। जी। दूसरा, अंदर का जहां पर बच्चे बंधे हुए थे वहां पर भी थोड़ा उसको सूखने का मौका मिल जाता है और आपको साफ सफाई का भी मौका मिल जाता है। और एक चीज इसमें सबसे बात है, जो हमारा बच्चों का प्रबंधन है, जब छोटे बच्चे हैं उनको आप कम जगह में ज्यादा बच्चों को न रखें। ये जो भीड़ भाड़ होती है, भीड़ भाड़ होने से, ज्यादा बच्चे रखने से एक जो आंतें होती हैं उनका एक परजीवी होता है कॉक्सीडिया, और वो कॉक्सीडिया उन्हें पनपने लग जाता है। जब पनपने लग जाता है तो उनकी आंतों के संक्रमण की वजह से फिर क्या होता है कि जो भी बच्चे खाते हैं उनका विकास नहीं होता है, वो छोटे रहने लग जाते हैं, स्टंट हो जाते हैं। तो एक बाड़े में अमूमन कितने जो बच्चे हैं इनको रखना सही होगा डॉक्टर साहब? देखिए ऐसा है, जो हमारे छोटे किसान हैं उनके लिए समस्या नहीं है, जो बड़े किसान हैं तो जो बड़े किसान हैं उनके लिए समस्या रहती है। तो हम ये मानते हैं कि 1 वर्ग मीटर में 2 बच्चे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जी ठीक, तो मतलब मेरे कहने का ये है कि ऐसी भीड़ भाड़ नहीं हो कि बच्चे आपस में एक दूसरे बड़े हुए हैं और वो इसका स्ट्रेस उनको होने लग जाता है। और ये बीमारी इतनी खतरनाक है कि आप देखेंगे कि कम जगह में रखने पर बच्चे बिल्कुल सूखने लग जाते हैं और उनका विकास बिल्कुल रुक जाता है। डॉक्टर साहब, अगर जब हम बात करते हैं जो दुधारू पशु है हमारा, उसकी भी अगर बात की जाए, क्योंकि एक किसान के लिए जो आजीविका होती है वो दूध के जरिए भी रहती है, बकरियों से जो उसे प्राप्त होता है, लेकिन क्या सर्दियों के मौसम में इस पर भी कुछ असर पड़ता है? जो उनकी उत्पादन क्षमता है वो कुछ कम होती है? देखिए, जो दूध देने वाली बकरी हैं, एक तो उनको जब दूध देती हैं तो उनको अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। दूसरे क्या होता है कि जो बकरियां ठंड में हैं और उनको भी अपने शरीर को गर्म करने के लिए और ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ये मान के चलिए कि सर्दियों में हमें ऐसे दूध देने वाली बकरियों का जो आहार प्रबंधन है वो आपको बहुत अच्छा करना होता है। जो जितनी उसको आवश्यकता है वो आपको जरूर देना होता है। तो मेरा किसान को इसमें सुझाव है कि अभी जैसे बकरियां दूध पर हैं, क्योंकि अभी बच्चे पैदा हुए तो बकरियां दूध में ही हैं, तो करना ये है कि उनको जितनी आवश्यकता होती है संतुलित आहार की वो देना चाहिए। संतुलित आहार से मैं ये बताना चाहूंगा कि जैसे हरा चारा है, आज अगर आप देखेंगे तो बरसीन, लूसर्न, जई, जौ, हरा चारा उपलब्ध है, ये इनको खिलाना चाहिए। और सूखा भूसा जो हमारे किसानों पर पहले इकट्ठा हुआ रहता है, जिसमें अरहर का भूसा है, चने का भूसा है, जिसमें थोड़ी प्रोटीन ज्यादा होती है, ऐसे भूसे का भी प्रयोग करना चाहिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि जो बकरी जितनी अच्छी है, जितना दूध देती है, उसको उसी हिसाब से कंसंट्रेट या दाना भी देना चाहिए। जी बिल्कुल। दाने से मतलब होता है कि जो दूध देने वाली बकरी है उनको हम कम से कम 300 ग्राम से लेकर 400 ग्राम तक दाना उनको देना जरूरी होता है, जिससे उसकी आंतरिक ऊर्जा की भी कमी हो जाती है और दुग्ध उत्पादन भी बना रहता है। लेकिन इसमें एक चीज मैं बताना चाह रहा था कि जो दाना है, ये दाना ऐसा दाना नहीं है जो हम भैंसों को और गायों को खिलाते हैं जो बाजार में मिलता है। उसका जो कंपोजिशन है वो थोड़ा बकरियों के लिए अलग होता है। यानी इसको खुद से तैयार कर सकता है किसान? हाँ, इसको आपने जो कहा है सही बात तो यही है कि जो हमारे किसान हैं ये अपने घर पर ही अगर ये दाना बनाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, सस्ता भी रहता है। मैं आपको थोड़ा इसका फॉर्मूला भी बता देता हूँ। इसमें 5 चीजें मिलाई जाती है। एक तो होता है दाने में जौ, गेहूं या मक्का कोई भी दाना ले सकते हैं। इसका 65 से 70 भाग आपको लेना होगा। और भूसी, चाहे वो राइस ब्रान है या जौ की है, कैसे भी भूसी आप ले सकते हैं। तो 15 भाग भूसी, और खली, मूंगफली की खली या सरसों की खली, ये भी 15 भाग। इसमें मिनरल मिक्सचर जिसको हम खनिज लवण बोलते हैं, जिसमें कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीज, बहुत सारे लवण होते हैं, इनको 2% और 1% नमक मिला देते हैं। इसमें 5 चीजों को आप मिला लीजिए। मिलाने के बाद में आप उतना ही प्रयोग में लाइए, उतना ही इसको मिलाइए जितना आपको आवश्यकता होती है। तो इसको क्या करते हैं, इसको छोटा छोटा दल लेते हैं और स्टोर कर लेते हैं, और रोजाना इसको आप सुबह शाम
300 से 400 ग्राम, जो अच्छी बकरी है उसको और भी ज्यादा दे सकते हैं। तो इससे क्या फायदा होता है कि जो इसमें मिनरल मिक्सचर है, स्पेशली जो खनिज हैं, उनसे क्या होता है कि एक तो उनका विकास ठीक रहता है, और दूसरा जो दूध की मात्रा है वो भी बनी रहती है, और ये प्रतिरोधक क्षमता भी प्रदान करते हैं। तो ये संतुलित आहार देना बकरी के लिए बहुत जरूरी होता है सर्दियों के मौसम। जी, बेहद ज़रूरी संतुलित आहार की जो मात्रा है वो हमारे जो बकरी पालक हैं वो अपने पशु को ज़रूर दें, जिससे ना सिर्फ वो स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, बल्कि उनके ज़रिए जो आपको आमदनी मिल रही है वो लगातार मिलती रहे, बल्कि उसमें इजाफा भी हो सके। इसके अलावा डॉक्टर अशोक, अगर हम बात करें, बकरियों की बात की जाए, बच्चों की बात की जाए, और किस तरह का प्रबंधन आवश्यक हो जाता है सर्दियों के मौसम में, जिसका ख्याल रखना बेहद ज़रूरी, क्योंकि सीधा एक आजीविका जो है वो किसान की जुड़ी होती है इनसे। देखिए, इसमें कुछ ऐसी प्रमुख बातें हैं जो किसानों को सर्दियों में विशेष रूप से ध्यान रखनी है, क्योंकि सर्दी का मौसम या गर्मी का मौसम ये शरीर को दुष्प्रभाव करता है। छोटे बच्चों को जो विकास है वो कम हो जाता है, और बड़ी बकरियों का उत्पादन भी गिर जाता है। जी। तो विशेष रूप से जो हमारे किसान हैं, जो जिनके ऊपर ऑर्गेनाइज फार्मिंग करते हैं, तो उनको एक तो ये है कि पूरा पश्चिम का जब आप गोट हाउस बनाते हैं तो उसका पूरा पश्चिम का रहता है, तो ऐसा लगता है कि उसमें वेंटिलेशन बहुत अच्छा रहता है। एक तो ये करना चाहिए। और जब बरसात खत्म हो जाती है और सर्दी आने को होती है, तो जो बाड़ा होता है, जिनका कच्चा बाड़ा है, कच्ची इनकी फर्श है, उनको क्या करना चाहिए कि कच्चे फर्श की 6 इंच मिट्टी ऊपर से निकाल करके नई मिट्टी मिला देनी चाहिए। जी। तो इससे क्या होगा कि जो बरसात का जुड़ा हुआ संक्रमण है मिट्टी में वो खत्म हो जाएगा, और आपको सर्दी आते आते वो संक्रमण आपका सही हो जाएगा और आपको कम परेशानी हो सकती है। दूसरा ये है कि सर्दी के मौसम में कुछ ऐसे रोग हैं जो बकरियों में या बच्चों में ज्यादा होने की संभावना है। ऐसा है, तो दुधारू बकरियां हैं, दूध देती हैं, अगर उनके रहने की जगह साफ नहीं है तो उनको एक मैस्टाइटिस थैलेला रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। जी। जिसमें क्या होता है, सूजन आ जाती है, दूध कम हो जाता है। तो कोशिश करें कि आप उसको जो बाड़ा है, जहाँ पर फर्श है, वो सूखा रहे, और जब भी आप दूध निकालें तो थन को एंटीसेप्टिक मिले पानी, जिनमें क्यूमिनोफोर एक अच्छा एक साधन है, उसको मिला करके धोके करें। और छोटे बच्चों में 2 रोग बहुत ज्यादा होते हैं, एक तो है डायरिया का रोग और निमोनिया का, क्योंकि सर्दी है तो निमोनिया अक्सर कर हो ही जाता है। तो ऐसे में क्या करना है कि आपको सफाई का ध्यान रखना है, क्योंकि दोनों रोग ऐसे हैं जो बाहर के वातावरण के इन्फेक्शन या संक्रमण से जुड़े हुए होते हैं। एक और रोग कभी कभी आ जाता है जिसको मोहा रोग बोलते हैं। मुंह के ऊपर थोड़े दाने आ जाते हैं, और वो कभी कभी इतने ज्यादा हो जाते हैं कि अंदर भी संक्रमण कर देते हैं। तो अगर ऐसी आ जाती है तो उस वक्त भी जो क्यूमिनोफोर दवा है, उस लाल दवा का 5% का घोल मिलाकर अगर आप मुंह पर जो दाने आ गए हैं उनमें लगा देंगे तो वो ठीक होने लग जाते हैं। जी, एक और है, चूंकि वैक्सीनेशन एक सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। अगर टीका अगर आप समय से लगाते हैं तो बरसात में या सर्दी में जिस तरह का जो विपरीत मौसम होता है उसमें ज्यादा होने की संभावना बढ़ जाती है। तो आपको टीकाकरण लगा के रखना चाहिए, जिसमें 4 टीका हमारी बकरियों में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। पहला टीका है PPR, जिसको हम बकरी प्लेग कहते हैं। ये बहुत खतरनाक रोग है, इसको हम टीका लगाते हैं। और ये किसान भाई जान लें कि सारे टीके 3 से 4 महीने के जो छोटे बच्चे होते हैं उसी दौरान लगते हैं। जी। तो 3 महीने पर बच्चे लगते हैं तो PPR का एक टीका लगता है, और ये टीका एक बार लगाने के बाद 3 साल की प्रतिरोधक क्षमता बच्चे को देता है। तो 3 साल बाद फिर ये दोबारा लगाना पड़ता है। बिल्कुल। 2 टीके हैं, एक तो है एंटीरोटॉक्सिमिया, जिसको हम आंतरशोथ रोग कहते हैं, और एक होता है FMD, खुरपका मुंहपका रोग। ये दोनों रोग का टीका 3 से 4 महीने के बीच में लगा देते हैं, और फिर प्रति 6 महीने बाद इसको लगाना पड़ता है। एक चौथा टीका है गोट पॉक्स, जिसको हम बकरी माता कहते हैं, बकरी चेचक कहते हैं। ये टीका 3 महीने के बाद लगता है, और फिर हर साल इसको लगाना पड़ता है। यानी काफ़ी महत्वपूर्ण है जो टीकाकरण आपने जैसे बताया कि लगातार जो बीमारियां हैं वो अगर आती हैं तो ज़रूरी कि उससे पहले टीकाकरण हमारे बकरी पालक ज़रूर कराएं। लेकिन यहाँ डॉक्टर साहब, आखिर में आपसे हम जानना चाहेंगे, अगर संस्थान की बात की जाए और किस तरह की सुविधाएं जो हैं वो लगातार दी जा रही हैं किसानों को, बकरी पालकों को। देखिए, हमारे यहाँ किसानों को, जो नए किसान हैं या जो बकरी पालते हैं, उनको हम अच्छी नस्ल के मेल और फीमेल बकरियों को देते हैं। और इसके लिए हमारे पास बारबरी, जमुनापारी और झकराना 3 बकरी की ब्रीड हमारे संस्थान में है। तो आप एक आवेदन पत्र हमारे निदेशक केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम मथुरा को लिख सकते हैं, और हम आपको बुक वैल्यू जो हमारी निर्धारित राशि है उस पर हम आपको देते हैं, जिससे आप अपना ब्रीड का इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। और जो किसान यहाँ से ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, प्रशिक्षण कार्यक्रम किसी भी व्यवसाय के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है, तो हम
साल में 6 बार भारत के किसानों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम देते हैं। अभी तो खैर कोरोना का टाइम चल रहा है, तो हम ऑनलाइन केवल ट्रेनिंग प्रोग्राम दे रहे हैं। इसकी जानकारी हमारी वेबसाइट www.cirg.res.in पर किसान जाकर के ले सकते हैं जी। और एक हेल्पलाइन सर्विस है किसानों के लिए, उससे भी हमारे किसान सीधे बात करके अपनी समस्याओं को सुलझा सकते हैं और अपनी कोई जानकारी ले सकते हैं। इसका नंबर मैं आपको बता देता हूँ। इसका नंबर है 0565 जी 970999 0565 2970999 जिस पर आप हमारे बकरी पालक जानकारी हमारे संस्थान से ले सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अशोक। ना सिर्फ आपने हेल्पलाइन नंबर दिया बल्कि वेबसाइट का एड्रेस भी बताया, जिस पर अगर कोई भी हमारे बकरी पालक हैं जानकारी लेना चाहते हैं यहाँ से भी ले सकते हैं। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण लगातार संस्थान के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं, और ख़ासतौर से सर्दी का मौसम है, इसमें भी जैसे डॉक्टर अशोक ने बताया कि किस तरह का प्रबंधन अपनाकर हम बकरियों को सुरक्षित रख सकते हैं और उनके ज़रिए जो आमदनी मिल रही है वो भी लगातार चलती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर अशोक इस तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ डॉक्टर अशोक हमें बता रहे थे किस तरीके से एक उचित प्रबंधन अपनाकर जो बकरियां हैं वो पूरी तरीके से स्वस्थ रहेंगी, निरोगी रहेंगी और आपकी आमदनी भी लगातार बढ़ती रहेगी। उसके साथ साथ आपको ख्याल रखना होगा सिर्फ समय का, सही समय पर सही प्रबंधन अगर आप अपनाएंगे तो किसी भी तरह की जो समस्या है उससे सामना आपको नहीं करना होगा। फिलहाल विचार विमर्श में यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। सर्दी में बकरियों को ठंड से बचाना जरूरी है। सामान्य रूप से सर्दी में नमी की मात्रा अधिक होती है और शेड में लंबे समय तक तापमान कम बना रहता है और जमीन ठंडी हो जाती है। इसलिए शेड को साफ और सूखा रखें जिससे फर्श के तापमान में नमी न हो। सर्दी में बीमारियां तेजी से फैलती हैं क्योंकि बैक्टीरिया और वायरस नमी व गीले तापमान में लंबे समय तक प्रबल रहते हैं। इसलिए उपयुक्त कीटाणुनाशक से बकरी के शेड को हफ्ते में 2 या 3 बार जरूर धोएं। शेड को गर्म पानी से धोएं। शेड के दरवाजों और खिड़कियों को दिन में खुला रखें जिससे हवा आती रहे। शेड में ठंडी हवा आने वाली खुली जगहों को टाट के बोरे या बोरियों से बंद कर दें। रात में शेड में उच्च वोल्टेज वाला और चमकदार बल्ब लगाएं। सर्दियां बकरियों के शरीर का वजन घटाने के लिए सही समय होता है, इसलिए 100 से 250 ग्राम के अनुपात में आहार या चारा देना सही रहता है। बकरियों को गीला और सूखा दोनों तरह का चारा देना जरूरी है। बकरियों को पीने के लिए गर्म और साफ पानी दें। सर्दियों में बकरियां ज्यादा पानी नहीं पीती जिससे उनके शरीर में पानी का स्तर कम हो सकता है। ऐसे में जहां तक संभव हो बकरियों को पीने के लिए गर्म पानी दें। वहीं अगर मुर्गियों की बात करें तो बाड़े की बगलों पर मोटे टाट से बने पर्दे इस तरह लगाएं कि ठंडी हवाओं के झोंकों से मुर्गियों को बचाया जा सके। मुर्गियों को ज्यादा ठंडा पानी न देकर गुनगुना पानी ही पिलाएं। सर्दियों में मुर्गियों की भूख बढ़ जाती है, ऐसे में उनके दोने हमेशा दाने से भरकर रखें। आमतौर पर एक संकर मुर्गी को रोजाना 110 से 140 ग्राम दाना देना जरूरी होता है। पर्याप्त मात्रा में दाना नहीं मिल पाने पर अंडों की संख्या और वजन में कमी आती है। मुर्गियों के बाड़े में सूखा भूसा बिछा होना चाहिए। उस पर पानी रिस जाए तो तुरंत गीला बिछावन हटाकर वहां सूखा बिछावन डाल दें, नहीं तो मुर्गियों को ठंड लग सकती है। मुर्गियों के बाड़े का रोजाना निरीक्षण करें। सुस्त मुर्गियों की पशुओं के डॉक्टर से जांच करवाकर उन्हें दवा दें। इसके अलावा मुर्गी घर में साफ सफाई भी बनाए रखें, इससे मुर्गियां स्वस्थ रहेंगी। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत विचार विमर्श में। आज लगातार आपको हम बता रहे हैं सर्दियों में किस तरीके के लिए पशु पक्षियों की देखभाल जो है वो आवश्यक हो जाती है, किस तरह की सावधानी आपको रखनी है और प्रबंधन कैसा होना चाहिए। ब्रेक पे जाने से पहले हमारे साथ डॉक्टर अशोक जुड़े, उन्होंने बताया कि बकरियों की देखभाल आप कैसे कर सकते हैं, किस तरह का प्रबंधन उनके साथ आपको अपनाना चाहिए जिससे और अधिक मुनाफा आपको मिल सके। हमारे दोनों विशेषज्ञ जो हैं लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर केवल पाठक, आपसे यहाँ हम समझना चाहेंगे, अगर आवास की हमने शुरुआत में बात की थी, आवास प्रबंधन कैसा हो, उसके साथ साथ आहार जो है
वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। पौष्टिक आहार जो है किस तरह का रखना चाहिए, और सर्दियों में जब हम पशु को आहार देते हैं किस तरह का बदलाव इसमें हमें करना होगा? जी मुकुल जी, जो जाड़ों में पशुओं को पौष्टिक आहार तो वैसे हम हमेशा कहते हैं पशुपालकों से कि जो दुधारू पशु हैं उनको पौष्टिक आहार दिया जाना चाहिए पूरी साल। मैं जब भी दूरदर्शन के आपके कार्यक्रम में आता हूं, मैं हमेशा किसान भाइयों को ये बताता हूं कि आपको हरा चारा पूरे वर्ष जो है पशुओं को देना है ताकि आपका दूध उत्पादन कम नहीं हो। लेकिन आप क्योंकि हम जाड़े की बात कर रहे हैं आज इस प्रोग्राम में, हम पशुपालकों को ये बता रहे हैं, तो यहाँ जाड़े में जब मैं ये बात करता हूं तो आपको क्या करना है कि 25% भाग जो है उसके चारे का, जो मैं चारे की बात करूंगा वो तो दें हरा चारा, और सूखे चारे की संख्या की मात्रा बढ़ा देते हैं। 75% जो है वो सूखा चारा होता है, यानी 25% जो है हरा चारा देना है। उल्टा हो गया गर्मियों में उसका उल्टा था, तो आपको ये देना है। साथ ही साथ आपको 50 से 60 ग्राम नमक देना है पशु को, अपने पशु को। और एक चीज और है कि इन दिनों जो है जाड़ों में पशु को, खासकर जो दुधारू पशु हैं उनमें जो है हफ्ते में 2 दिन आपको गुड़ भी देना है पशु को। तो हरा चारा 75% न देके 25% कर दें, 75% सूखा चारा कर दें यानी भूसा कर दें। साथ ही साथ मिनरल मिक्सचर जरूर दें। मिनरल मिक्सचर जो है एरिया स्पेसिफिक मिनरल मिक्सचर जिसको हम कहते हैं, कि अगर हमारा पशुपालक भाई मेरे इस प्रोग्राम को अगर सुन रहे हैं, अगर वो हरियाणा से सुन रहे हैं तो हरियाणा के हिसाब से होगा मिनरल मिक्सचर। अगर आप पंजाब से हैं, अगर आप तमिलनाडु से हैं तो वहां के हिसाब से होगा। इसको हम एरिया स्पेसिफिक मिनरल मिक्सचर कहते हैं। जी बिल्कुल। तो मिनरल मिक्सचर देना है, नमक देना है, गुड़ देना है, और कंसंट्रेट और बिनोले की खल, जिन जानवरों से आप दूध ले रहे हो, भैंस या चारा, उनको बिनोले की खल जो है रात को भिगो देते हैं, सुबह गर्म करके उसको देते हैं। जी बिल्कुल। कहीं ना कहीं अगर डॉक्टर पाठक देखा जाए जो आहार व्यवस्था की जब हम बात करते हैं, क्या इसका सीधा असर ना सिर्फ पशु के स्वास्थ्य से बल्कि जो उसके जरिए जो दुग्ध उत्पादन होता है उस पर भी हम मान सकते हैं? बिल्कुल, वो तो है ही। अगर आप पौष्टिक जो है, अगर जैसे बैलेंस्ड राशन की बात करते हैं हम लोग, एक टर्म आती है हमारी साइंस में, अगर पौष्टिक आहार नहीं होगा तो कभी कभी किसान भाई कहते हैं कि मेरी तो भैंस 10 लीटर दूध दे रही थी और जाड़ों में आते ही वो दूध मेरा घट गया। तो हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए किसान भाई को कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने उसकी जो चारा है, जो आप उसका आहार है, वो पौष्टिक है कि नहीं है, क्योंकि दूध ज्यादा लेने के लिए आपको उसको पौष्टिक आहार देना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ जो ज्ञावन पशु हैं उनको डबल रिक्वायरमेंट है, क्योंकि उनके पेट में बच्चा भी है, तो उसके लिए भी, तो इसलिए उसका और आपको ज्यादा ध्यान रखना है और उसको अच्छा आहार देना है, साफ आहार देना है। और यहाँ भी यही है कि अगर आप भूसा, अगर आपके पास इकट्ठा, स्वाभाविक है किसान घरों में भूसा इकट्ठा करके रखते हैं, तो वो भूसा भी साफ होना चाहिए, वहां कोई फंगस वगैरह या नमी नहीं होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, गांव में जो है भूसे को इकट्ठा करके रखते हैं, वहां पानी भर जाता है, या अभी आपने देखा दिवाली के आसपास छोटी छोटी कहीं बरसात हो गई थी, वो भूसा भीग गया। किसान क्या करता है, उस भूसे, गीले भूसे को ही खिला देता है जानवर को। तो आपको यह ध्यान रखना है कि गीला भूसा नहीं होना चाहिए, साफ हो, और उसमें किसी प्रकार की फफूंदी या किसी प्रकार का और कोई उसके अंदर अच्छा, उसके अंदर कोई कीड़े मकोड़े भी हो जाते हैं बरसात के टाइम पे, तो वो सब नहीं होने चाहिए। यानी साफ पौष्टिक आहार अगर आप देंगे तो निश्चित रूप से आपको ज्यादा दूध मिलता रहेगा जाड़ों में। यानी जो एक पशुपालक की उम्मीद रहती है ज़्यादा अधिक दूध जो है वो उसको पशु के ज़रिए मिल सके, ये उम्मीद आपकी बरकरार रह सकती है। लेकिन इसके लिए आपको उचित व्यवस्था जो है आहार की वो रखनी होगी, संतुलित आहार। उसके साथ साथ जब हम खनिज तत्वों की बात करते हैं वो भी भरपूर मात्रा में अपने पशु को आहार में देने होंगे। साथ ही डॉक्टर जयदीप, आपसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि सर्दियों के मौसम में हम देखते हैं अंडे की अगर बात की जाए तो मांग लगातार बढ़ती नज़र आती है इस मौसम में, लेकिन इस मांग की पूर्ति के लिए किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? जो हमारे मुर्गी पालक हैं, किस तरह का बदलाव उनको आवश्यक हो जाता है? बिल्कुल सही आपने कहा कि सर्दियों में जो अंडे की या मीट की, दोनों की भी मांग बढ़ जाती है। जो हम अगर मुर्गी पालन में जो अंडा है उसकी बात करें तो कमर्शियल मुर्गी पालन जो होता है, जिसमें कि लगभग 325 अंडे मिलते हैं हमें एक साल में एक मुर्गी से, तो उसमें क्या होता है कि 16 घंटे की लाइट, जब वो मुर्गी लेयर फेज में, मतलब जो अंडा देने के फेज में, तब 16 घंटे की लाइट देनी होगी मिनिमम, तभी जाके आपको अच्छे साइज का और अच्छे नंबर में अंडे मिलेंगे। होता क्या है कि ठंड में होता है कि जैसे सनलाइट कम रहती है दिन में, जो नेचुरल लाइट 12 घंटे या 10 घंटे अवेलेबल रहती थी,
वो ठंड में आके कम हो जाती है। और ये हमारे अलग भाइयों के ध्यान में नहीं आता, तो वो आर्टिफिशियल लाइट का इंतजाम करते नहीं है, करते भी है तो शाम 4 या 5 बजे के बाद करते हैं। तो इसलिए मुर्गी पालकों के ध्यान में रखना चाहिए कि सबसे बड़ी बात ये जो 16 घंटे की लाइट है, अगर आपके यहाँ पे ठंड के कारण लाइट कम हो रही है तो आप आर्टिफिशियल लाइट का इंतजाम करके ये 16 घंटे की लाइट मुर्गी को दे, ताकि जो आपके अंडे के उत्पाद है वो कम हो ना सके। और दूसरी चीज, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि पानी और जो फीड का इंतजाम। अंडे की पौष्टिकता की बात करते हैं, गुणवत्ता की बात करते हैं, उसमें भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि और ज़्यादा इजाफा उसमें किया जा सके। लो जो ये बदलाव हो रहे हैं, क्या इसके लिए कुछ खास प्रजातियां ऐसी हैं जिनका अगर हमारे मुर्गी पालक उनका चयन करते हैं तो ज़्यादा मुनाफा मिल पाएगा? हाँ जी, हाँ जी। जैसे आपने कहा कि आजकल जैसे कोरोना काल के बाद ही लोग ज्यादातर देसी मुर्गियों में मीट और अंडा लेने के लिए ज्यादा इंटरेस्टेड है, जिसमें कि एंटीबायोटिक का कोई यूज नहीं हुआ और वो जो उसका नेचुरल हैबिटेट है उस हैबिटेट में रही है, मतलब पिंजरे में नहीं रही है जैसे कि कमर्शियल लेयर रहती है। तो इस मुर्गी पालन में, देसी मुर्गी पालन में जो सबसे अच्छी 2 प्रजातियां हैं वो असील और कड़कनाथ जी। तो जो असील कड़कनाथ 2 मुर्गियां हैं, ये साल में 80 से 110 तक अंडे दे देती है और इसको 16-20 हफ्ते तक लग जाता है 1-1.5 किलो होने में। और इन 2 प्रजातियों में क्या है, जो कड़कनाथ है बहुत सारे लोग जानते हैं कि इसका मीट काला होता है और इसकी डिमांड ज्यादा है, मुर्गी पालन में अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। और जो दूसरी ब्रीड मैंने कहा असील, ये असील ब्रीड है, जनरली साउथ इंडिया में मुर्गी फाइटिंग के लिए, कॉक फाइटिंग के लिए यूज की जाती थी, लेकिन ये बहुत अच्छी ब्रीड है। इन दोनों ब्रीड का एडवांटेज है, इनकी अच्छी बात ये है, ये देसी मुर्गियां होने के कारण इसमें बहुत सारी बीमारियों के खिलाफ लड़ने की ताकत ज्यादा होती है। तो इसलिए जो कमर्शियल ब्रॉयलर और लेयर में जो पूरा वैक्सीनेशन शेड्यूल है वो पूरा की पूरा यहाँ फॉलो करने की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप से ही रोगों से लड़ने की उनकी ताकत अच्छी होती है। दूसरी बात यह है कि जो आप घर के पीछे में जो हम कहते हैं कि पारिवारिक मुर्गी पालन या बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग, इसमें अगर इस मुर्गियों को रखेंगे तब भी कम व्यवस्था में, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज स्टेट में भी रह के अच्छा उत्पाद दे सकती है। डॉक्टर केमल पाठक, यहाँ आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आपने बताया जो आहार की हम बात कर रहे थे दुधारू पशुओं के लिए, लेकिन खासतौर से जो हम बात करते हैं जो नवजात हैं, उन्हें किस तरह की विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है सर्दियों के मौसम में, और आहार की अगर उनके लिए बात की जाए ये कितना महत्वपूर्ण? देखो जो मुकुल जी, जो छोटे बच्चे हैं, स्वाभाविक है, जैसे हमारे भी आदमियों में भी छोटे बच्चों को, बुजुर्गों को ठंड ज्यादा लगती है जी, बिल्कुल। तो वैसे ही वही नियम जो है पशुओं में भी लागू होता है कि जो छोटे बच्चे हैं गाय के, भैंस के, एक तो उसके बारे में बताना चाहूंगा कि एक तो जब आपकी गाय या भैंस ब्याई है, उसने बच्चा दिया है, तो पशुपालक भाइयों को चाहिए कि उसका खीस उसको जरूर पिलाएं। और ये कहा भी जाता है कि माँ के दूध पे या खीस पे पहला अधिकार उसके बच्चे का है जी। एक तो ये तो कहावत हो गई, इसके पीछे एक साइंटिफिक बात ये है कि जो खीस है वो जो उस समय खीस यानी जो उस समय दूध निकलता है ब्याने के बाद जो मिलता है पशु से, तो वो उससे क्या होता है, वो जो बच्चा है उसके अंदर बॉडी में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, वो बच्चे का स्वास्थ्य वर्धक होता है, बच्चे के लिए बहुत जरूरी होता है वो जी। तो खासकर जो हमारे कॉमर्शियल डेयरी फार्मिंग से जो हमारे पशुपालक जुड़े हुए हैं, भाई जुड़े हुए हैं, विशेष रूप से मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि एक तो बच्चे को, उसको नवजात बच्चे को खीस जरूर पिलाएं जी, बिल्कुल। साथ ही साथ जो बच्चे दूध नहीं पी पा रहे हैं अपनी माँ का, तो उनको भी जो है हम कृत्रिम रूप से दूध निकाल के या तो बोतल से, बहुत छोटे बच्चों को कहीं कहीं मजबूरी हो जाती है। और आवास की विशेष रूप से या खाने की तो ये बात हो गई। छोटे बच्चों के लिए आप जो है रात में ठंड में जो छोटे बच्चे हैं या जो ज्ञावन पशु हैं, वहां पर आप जो है अलाव जला सकते हो वहां पर, ताकि वहां थोड़ी सी गर्मी रहे छोटे बच्चों को। अच्छा, छोटे बच्चों को बहुत ज्यादा इकट्ठे एक साथ नहीं रखें, एक ये भी है। और वहां भी जो अगर दूध आप उनको टाइम से दे रहे हैं, पानी उनको गुनगुना पिलाना है। ऐसा नहीं है कि बच्चा सोच के, छोटे बच्चे है तो उसको पानी की आवश्यकता नहीं है, तो उसको पानी भी देना है, उसको दूध भी पिलाना है यानी उसको भी पौष्टिक आहार की उतनी ही आवश्यकता है जितने बड़े पशु को। क्योंकि बड़ी बन के मान लो बछिया है
तो बढ़िया दुधारू अच्छी गाय बनेगी जाके जी, है ना। तो इसलिए उनको खीस जरूर दें छोटे बच्चों को। और साथ ही साथ अगर जैसा मैंने अगर वो चारा खाने लगे हैं, चारे पे आ गए हैं, ही पर है, 1 साल का बच्चा है, बछड़ी है, कटरिया है, तो उसको वही 25% जो है हरा चारा और 75% जो है वो सूखा चारा मिलाकर उसको खिलाएं। बिल्कुल, तो देखिए इन बातों का हमें ख्याल यहाँ रखना चाहिए। और खासतौर से डॉक्टर जयदीप, अगर चूज़ों की भी हम बात करते हैं, तो क्योंकि वहाँ पर हम देखते हैं जो मृत्यु दर है उसमें कोशिश की जा रही है कि किसी तरह कमी आ सके, लेकिन क्या वजह आपको लगती है और क्या सर्दियों के मौसम में हम मान सकते हैं ये समस्या ज़्यादा हो जाती है? हाँ जी मुकुल जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि आपने कहा जो मुर्गी पालन में सबसे इम्पोर्टेंट फेज है ब्रूडिंग फेज, हम जिसको कहते हैं, इसमें चूजों का प्रबंधन। अगर यहाँ पे मुर्गी पालक ने मेहनत की और अच्छे से मुर्गी का प्रबंधन किया, उसके बाद उसके मुनाफे में इजाफा ही होगा। क्यों ये होता है कि आपने देखा होगा एक दिन का चूजा, उसके पंख बड़े नाजुक होते हैं जो कि अडल्ट मुर्गी की तरह नहीं होते, तो अपने आप को ठंड से नहीं बचा सकता जी। तो इसलिए हमें ध्यान देना होगा कि शुरू के जो 1 हफ्ता या 2 हफ्ते जहाँ पे चूजों को हमारे सपोर्ट की जरूरत है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है टेम्परेचर जी। इसको ब्रूडिंग टेम्परेचर। अगर ये आप 37 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करके रखेंगे, 36 से 37 डिग्री तक, तो जो मृत्यु दर है अपने आप कम हो जाएगा। मेन कारण जो ठंड में मृत्यु दर का है वो है ब्रूडिंग टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते जी। और जो हमारे कई दूर दराज के इलाके में जहाँ इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था नहीं है, जहाँ बल्ब से इतना टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते, वहां पे आप लकड़ी या कोयला जला के भी लोग उतना टेम्परेचर मेंटेन कर लेते हैं। मगर आपको सिर्फ ये ध्यान में देना है कि वहाँ जो धुआं है उसको बाहर जाने का आपने प्रबंधन किया है। तो ये टेम्परेचर के साथ दूसरी चीज है कि स्पेस, कितना आपको जगह देनी चाहिए। तो आधा स्क्वायर फीट एक चूजे को, इस हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करके ब्रूडिंग प्रबंधन करें तो मृत्यु दर भी कम हो जाएगा। और अगर आपको लगे कि जो सर्दी है बहुत ज्यादा पड़ रही है, तो जो ब्रूडिंग टाइम होता है जो कि जनरल ब्रॉयलर में 4 से 5 दिन या 6 दिन तक होता है, और लेयर मुर्गी अंडे वाली उसमें 3 से 4 हफ्ते तक होता है, इसको आप बढ़ा सकते हैं। और उसको बढ़ाने के लिए जो चूजे खुद ही आपको बता देंगे, अगर आपकी यहाँ ठंड पड़ रही है, आपकी लाइट ब्रूडिंग कम पड़ रहा है, तो हर्डलिंग करेंगे, वो एक पास में आते, तो इससे किसान भाइयों को समझ में आ जाएगी हमें और ब्रूडिंग की जरूरत है और टेम्परेचर हमें और बढ़ाना चाहिए। इसी के साथ दाना और जो खाना है उसका अगर प्रबंध जो पहले बताया चीज है वो अगर करे और ये टेम्परेचर मेंटेन रखे, तो इस हिसाब से मृत्यु दर बहुत आसानी से कम हो सकती है और मुनाफे में भी इजाफा हो सकता है। बिल्कुल डॉक्टर जयदीप, यहाँ एक और आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूँगा, और किस तरीके से सर्दियों में विशेष देखभाल की आवश्यकता है जिससे जो एक मुर्गी पालक का मुनाफा है वो कम ना हो बल्कि उसमें इजाफा होता रहे? किस तरह का प्रबंधन अपनाना जरूरी? मुख्य बातें कौन कौन सी? हाँ जी, तो मुख्य बातों में जो मैंने अभी तक बताया था, ओरिएंटेशन, वेंटिलेशन या दाना और पानी, ये बातें छोड़ के एक और चीज किसान भाई कर सकते हैं कि जो बनाते हैं तो बाड़े में जो साइड की वॉल है जो 8 या 9 फीट हाइट पे होती है, वहां पे एक ओवरहैंग, मतलब उसको एक्सटेंशन 3 या 4 फीट से उसको एक्सटेंशन दे सकते हैं, उसको ओवरहैंग कहते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो ठंडी हवा या बारिश है वो अंदर आने से उसको रुकावट हो जाती है और जो नमी भूसी में पैदा हो रही है वो कम हो जाती है। इसी के साथ ही भूसी के प्रबंधन करते हो जो कि बहुत जरूरी है अमोनिया कम करने के लिए। अगर आपको लगा कि भूसी में नमी आ गई है और थोड़ा सा वो गीला हो गई है, तो आप उसमें नई भूसी डाल सकते हैं। उससे भी अगर अमोनिया का रिसाव नहीं हो रहा है, अमोनिया ज्यादा पैदा हो रहा है, तो उसका जो पीएच होता है वो पीएच आप कम कर सकते हैं। एसिडिफायर जैसे कि एलम है या चूना है, वो चीजें आप भूसी में मिला के आप अमोनिया का उत्पाद है वो कम कर सकते हैं। तो अगर आप भूसी प्रबंधन ठीक से करेंगे, इसी के साथ जो हाउसिंग और दाने की प्रबंधन ठीक करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि दिक्कत आएगी किसान भाइयों को कि ये यानी मुनाफा जो है बढ़ ही सकता है, उसमें कोई कमी नहीं आएगी, भले ही सर्दी का मौसम रहे, लेकिन इन विशेष बातों का ख्याल आपको रखना होगा, ये प्रबंधन अपनाना बेहद ज़रूरी। यहाँ डॉक्टर केमल फाटक, आपसे भी हम जानना चाहेंगे किन किन बातों का तरीके से, या हम कहें कि उचित प्रबंधन अपनाकर अगर हमारे पशुपालक तमाम बातों का ख्याल रखें तो सर्दी के मौसम से ना सिर्फ जो उनका पशु है उसको निरोगी रख सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं, बल्कि जो उम्मीद रहती है कि अच्छा दूध मिलता रहे और मुनाफा उनका बढ़ता रहे, उम्मीद भी पूरी हो सकेगी। देखो, मैंने आवास और उसके आहार के बारे में बात करी, लेकिन एक चीज और हम बताना चाहेंगे कि सर्दियों में पशु का स्वास्थ्य जो है ना, सर्दियों में अगर पशु का ध्यान न दिया जाए तो पशु को बुखार आ जाता है, पशु को निमोनिया भी हो जाता है, छोटे पशुओं को, या पशु को कपी आती है। तो आप लोग ये ध्यान
ध्यान रखें, पशुपालक लोग ये ध्यान रखें कि अगर आपके पशु में कपकपी आ रही है या उसको बुखार हो गया है, किसी पशु चिकित्सक को जरूर दिखाना चाहिए। साथ ही साथ जो दुधारू पशु हैं उनका दूध घट गया है या उनको दस्त लग गए हैं, हो सकता है उनके पेट में कीड़े हों तो पेट के कीड़ों की दवा जरूर पिलाई जानी चाहिए। साथ ही साथ इन दिनों जाड़ों में चीचड़ और जो जू हैं वो भी देखा होगा भैंसों में खासकर वो चिपक जाते हैं, तो उनका ध्यान रखें। छोटे जो बच्चे हैं जिनकी फिर मैं बात करूंगा, उनमें निमोनिया बड़ा कॉमन है जी, तो उनको जो है थोड़ा सा अगर आप बचा के रखोगे, जाड़े से उनको बचा के रखोगे, ज्ञावन पशु का अगर आप ध्यान रखोगे। साथ ही साथ एक चीज और बताऊंगा कि जो पशु दूध देने वाले हैं, खासकर जो ज्यादा दूध देते हैं, तो एक चीज का और ध्यान रखें, हालांकि वो हर सीजन में रखें लेकिन जाड़ों में भी रखें, कि जब पशु से दूध निकालें, दूध निकालने के बाद पशु आधा घंटे तक जमीन पर नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि उस समय जो उसके जो टीट्स होते हैं उनके छेद खुले होते हैं और वहां नीचे, क्योंकि ज्यादातर पशु जो है जिस समय दूध निकलवाता है उस समय या तो गोबर करेगा या पेशाब कर देता है, तो नीचे गंदगी हो जाती है, तो वो वहां पे और रहेगी, तो इसलिए उसको जो थनैला रोग भी उसके इसी वजह से हो जाता है। तो ओवरऑल सारी बातें अगर मैं संक्षिप्त में ये कहूं कि आहार अच्छा हो, उनका पौष्टिक आहार हो, उनका आवास ऐसा हो कि वहां उनको सीधे ठंड नहीं लगे, उन्हें सीधे हवा नहीं लगे, सादा और उसके लिए स्वच्छ पानी हो, बासा पानी नहीं पिलाएं, और इन चीजों का अगर हम ध्यान रखें। ज्यादा ठंड हो जाती है तो अलाव जला दें ताकि वो कमरा उनका जहां आवास है, तो अगर हम ये रखेंगे तो निश्चित रूप से आपके जो दुधारू पशु हैं उनका दुग्ध उत्पादन जाड़ा हो जाने के बाद भी आपका उनका कम नहीं होगा। जी बिल्कुल, इन बातों का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। अब चलिए रुक कर लेते हैं डॉक्टर केवल पाठक जी का भी। डॉक्टर पाठक, आपसे भी जानना चाहेंगे आखिर में और किन बातों का विशेष ख्याल रखें हमारे जो पशुपालक हैं, जिससे सर्दियों का जो असर है ना सिर्फ पशु की सेहत पर पड़े बल्कि जो हमारे किसानों की आमदनी है उस पर भी कोई असर ना आए। जी मुकुल, देखिए आवास और आहार की हमने बात कर ली, कैसा पानी पिलाएं उसकी बात कर ली। एक चीज और मैं पशुपालक भाइयों को बताना चाहूंगा कि जाड़ों में पशु बीमार भी होते हैं और उसकी बीमारी से आपको बचाना होगा। पशुओं में जाड़ों में अगर आपने व्यवस्था ठीक नहीं करी तो हो सकता है उसको बुखार हो जाए, हो सकता है उसको निमोनिया हो जाए, कभी कभी पशु कांपने लगता है, उसका दूध उत्पादन घट जाता है, पशुओं में दस्त लग जाते हैं। तो इसके लिए आपको तुरंत जो है अपने नजदीक के जो भी पशु चिकित्सालय है वहां पशु को ले जाके दिखाना चाहिए। आपने ये भी देखना है कि आपने उसको कीड़े की दवा जो है दे रखी है कि नहीं दे रखी है। साथ ही साथ जो छोटे बच्चे हैं उनमें निमोनिया हो जाता है, उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उनको अगर आप अच्छा आहार देंगे, अच्छा आवास व्यवस्था रखेंगे और अपने पशुओं को जाड़ों से बचा के रखेंगे, जो आज मैंने बातें आपको बताई हैं, तो निश्चित रूप से जाड़े में आपका पशु स्वस्थ रहेगा और आपका दूध उत्पादन पशु का कम नहीं होगा। जी बिल्कुल, ये प्रमुख बातें या मुख्य बातें हम इनको मान सकते हैं। अगर इनका ख्याल या उचित प्रबंधन हमारे किसान सही समय पर अपनाते रहें तो सर्दियों को ना कोई असर पशु की सेहत पर आएगा, ना ही जो हमारे मुर्गी पालक हैं वो परेशान होंगे, बल्कि जो लगातार आमदनी आपको इन व्यवसायों से मिलती है वो और भी बढ़ती रहेगी। फिलहाल यहाँ डॉक्टर जयदीप, आपका और डॉक्टर केवल पाठक, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। साथ ही डॉक्टर अशोक, आप भी हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हमारे तीनों विशेष मेहमानों ने दी, और आपने भी जाना कि सर्दियों का जो असर है कैसे हम उसकी रोकथाम कर सकते हैं। जो हम पशु पक्षियों की जब हम बात कर रहे हैं उनकी सेहत को लेकर हमें थोड़ा सा यहाँ पर हम कह सकते हैं गंभीर होना होगा। प्रबंधन अगर हम उचित अपनाएंगे तो उनकी सेहत अच्छी रहेगी, निरोगी रहेगी, और इसका सीधा सीधा असर यही होगा कि आपकी लागत कम रहेगी और आमदनी यानी मुनाफा बढ़ सकेगा। फिलहाल आज के लिए विचार विमर्श में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे, किसी नए विषय पर करेंगे विचार विमर्श। दीजिए इजाजत, नमस्कार। बदलते भारत की शान।